हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इसके वर्ष से। और आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज, एक नई शुरुआत। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 43। अनिका तो सो चुकी थी, अवनी के दिल में हलचल पैदा करके। अवनी अपना मोबाइल लेकर बालकनी में खड़ी थी और खुद के सीने पे हाथ रखी हुई थी और गहरी गहरी सांसें ले रही थी। बेचारी की हालत सच में बहुत ख़राब थी। दिल में मोहब्बत और उसकी मोहब्बत जस्ट उसकी आंखों के सामने, लेकिन नशे में। आंखों में नशा लिए जो होठों पे जो होठ मिले थे, कुछ सेकंड के लिए ही सही, वो क्या मोमेंट थे अपनी के लिए। उसके चेहरे पर स्माइल थी, आंखों में चमक, दिल में प्यार, क्या ही कहे। हाँ, तभी उसका मोबाइल जो है रिंग करना स्टार्ट करता है। वो अपने मोबाइल को देखती है, उसके चेहरे पे स्माइल जो है ना और बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसकी भाभी माँ का कॉल था। वो फ़ोन रिसीव करती है और बहुत ही प्यार और खुशी से कहती है, हेलो भाभी माँ, कैसे हो आप। इधर से सिया उसकी इतनी खुशी भरी आवाज़ सुनकर कहती, क्या बात है, मेरा बच्चा आज बहुत खुश है, आज कुछ अच्छा हुआ है क्या। अवनी कहती है, हाँ ना भाभी माँ, बहुत अच्छा हुआ है। हाँ ना भाभी माँ, बहुत कुछ अच्छा हुआ है। अच्छा, ऐसा क्या हो गया जो मेरा बच्चा इतना खुश है। अवनी कहती है, पता नहीं भाभी माँ, पर मुझे लगता है कि जैसे अनिका के दिल में भी मेरे लिए कुछ तो है। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा। तो अवनी बताती है कि उसे जलन हो रही है भाभी माँ। यहाँ पे आपको पता है वो रिचल्स, हाँ, वो मीटिंग के दौरान एनी टाइम मुझे देख रही थी और जिससे अनिका बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। उसके हाथों की मुठ्ठियाँ बंधी हुई थी और वो गुस्से में रिचल्स को घूरे जा रही थी, और जिसका असर थोड़ी देर पहले मुझे झेलनी पड़ी। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया उसने। अवनी बोलते बोलते चुप हो जाती है। आसिया समझ जाती है, कहते, अच्छा ठीक है, और बताओ और सब ठीक है। हाँ भाभी माँ, सब ठीक है, डील भी हमें मिल चुकी है और भी कुछ बातें हैं जो करनी है, और बहुत जल्द हम आइलैंड पे जाने वाले हैं वहाँ की निरीक्षण के लिए, वो देखने के लिए। तो सिया कहती है, ठीक है, अपना ध्यान रखना और अनिका का भी। जी भाभी माँ, और कुछ चाहिए होगी तो बताना। भाभी माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। हाँ, बड़ी हो गई हूँ, पर अपनी भाभी माँ के लिए तो बच्ची हो ना। अवनी जो है हंसने लगती है, हंसती है कहती है, भाभी माँ क्या बोल रहे हो आप, मैं और बच्ची। अच्छा चलिए ठीक है, और हाँ, मैंने सुना था आप दीदू के साथ हॉस्पिटल जाने वाले हो ना। तो सिया कहती है, हाँ सोच तो रहे थे, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। भाभी माँ, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मेरे लिए तो और अच्छी बात है ना। अच्छा, मैं तुम्हारी भाभी माँ हूँ और हमेशा तुम्हारी भाभी माँ रहूँगी। मेरे प्यार में कभी भी कोई भी कमी नहीं आएगी, चाहे लाइफ में कोई बच्चा आए या ना आए। अवनी जब ये सुनती है तो समझ जाती है कि सिया ने ऐसा क्यों पूछा कि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है ना। अवनी कहती है, भाभी माँ आप क्या बोल रहे हो, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। मेरी दीदू और मेरी भाभी माँ की प्यार की निशानी इस दुनिया में आएगी। मुझे दी बुआ कहेगी, वो दीदू बोलने वाली थी, दीदी बोलने वाली थी। और सिया समझ जाती है, वो कहती है, तुम्हें दीदी बननी है या बुआ बननी है। अवनी जब ये सुनती है ना तो अपने सिर पे हाथ रखती है और खुजलाते हुए सोचने लगती है, उसे दीदी बननी है या बुआ बननी है। वो सोच रही थी। वो कहती है, वैसे भाभी मैं सच कहूँ तो मैं आपको माँ बोलती हूँ, तो मुझे दीदी अगर बोले तो ऐसा लगेगा जैसे कि हम दोनों आपके बच्चे हैं, लेकिन रिश्ते में तो मैं उसकी बुआ लगूंगी ना। ये बोलती है, बहुत मासूमियत से बोलती है। तो सिया उसकी मासूमियत भरी आवाज़ सुनकर उसके चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है और कहती है, ठीक है ना, तुम्हें जो सुननी है, जो बुलवानी है वही सिखा देना, ठीक है। दीदी बोले या बुआ बोले क्या ही फ़र्क पड़ती है तो हमारी ही ना। ये सुनते ही अवनी खुश हो जाती है और कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, वो दोनों बोले तो और भी ज़्यादा अच्छा है। मैं एक काम करूँगी ना, घर में बुआ बोलेगी और बाहर दीदी बोलेगी। वाह क्या मस्त नज़ारे होंगे। ये बोलती है। और इस वक्त ये कोई बिजनेस वूमन नहीं थी, ये
एक वो बच्चा था जो अपनी भाभी माँ से बहुत प्यार करती थी, और जब भी वो सिया के साथ होती थी वो खुल कर अपनी बचपना एंजॉय करती थी। अवनी का ये कह सकते हैं कि इसकी डबल पर्सनालिटी थी, सिया के लिए कुछ और बाकी लोग के लिए कुछ और। बहुत अच्छा नज़ारा था ये। सिया कुछ देर और बातें करती है तो अवनी कहती है कि आपका काम हो गया, वो क्या बोलते हैं अस्थिया विसर्जन जो करने आप लोग गए थे। तो सिया कहती है कि नहीं, आज होने वाला है, बस थोड़ी देर में हम लोग घाट के लिए निकलने वाले हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो उसके बाद आज शाम को हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। अच्छा ठीक है भाभी माँ, दीदू कहाँ है? तो वो बताती है कि दीदू पंडित जी से बातें कर रही हैं। ओके ठीक है भाभी माँ। सिया कहती है ठीक है, अपना ध्यान रखना और अनिका का भी, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लेना। अवनी हाँ कहती है, कॉल कट हो जाती है। अवनी जो है घर पे फ़ोन करती है कपूर मेंशन, वहाँ पे थोड़ी देर सबसे बातें करती है, हालचाल लेती है, सब ठीक था। तो फिर बातें जब हो जाती हैं तो वो कमरे में आती है। कमरे में आती है तो देखती है कि अनिका शुद्ध बुद्ध खोकर बेसुध होकर मस्त सो रही थी पूरी तरह से। जैसे उसने सुला कर गई थी वैसे ही पिलो को अपनी बाहों में इतनी कस के जकड़ रखा था जैसे कि वो पिलो नहीं अवनी हो, जैसे कि उसने पकड़ के सोया था। अवनी ये देखती है, जाती है उसके बगल में बैठ जाती है और बैठ कर बस उसको निहारे जा रही थी। अनिका अनिका बेहद खूबसूरत लग रही थी, और नशे में तो क्या ही कहना, चेहरा हल्का रेड पड़ गया था। चेहरे की जैसे मानो रौनक ही चमक ही बढ़ गई थी उसकी चेहरे पर, शायद नशे की वजह से या फिर उस दिल में जो प्यार पनपने लगा था अवनी के लिए उसकी वजह से। अवनी थोड़ी देर तो अनिका को देखती है, अभी तो लगभग यही कोई 4 बजने वाले थे, इवनिंग का टाइम होने वाला था। तो अब क्या करे, सोचा था उसने कि मीटिंग के बाद कहीं जाएंगे घूमने, लेकिन अनिका की इस हालत को देखकर कहाँ जाएगी। वो जिया को कॉल करती है और कहती है कि काम कैसा चल रहा है। तो जिया बताती है कि जो प्रोजेक्ट पर हम अपना वही देख रहे हैं, जो आपने बोला था वही कर रहे हैं। तो अनिका कहती है काम करो, लैपटॉप लेकर मेरे रूम में आओ। जिया हाँ कहती है। मौली और जिया दोनों जो है कुछ देर बाद अवनी के कमरे में आते हैं। कमरे में आने के बाद दोनों जो है सोफे पर बैठ जाते हैं, सामने अनिका सो रही थी तो सोफे पर बैठ जाते हैं और बैठकर अवनी के साथ मिलकर उसी प्रोजेक्ट पर कुछ और काम करने लगते हैं। थोड़ी देर काम वगैरह करने के बाद लगभग 6 बजने वाले थे कि तब जाकर अवनी कहती है कि अब इवनिंग हो गई है और अनिका अभी भी सो रही है, हमें जानी थी ना। तो जिया कहती है मैम अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम जा सकते हैं? अवनी कुछ देर सोचती है और सोचने के बाद कहती है हाँ जा सकते हैं, ठीक है। हम लोग निकलते हैं, आप मैम के पास रहिए, ठीक है, अपना ध्यान रखना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। जी बिल्कुल। ये बोलकर वो दोनों जो है निकल जाते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे जो कपूर्स की कंपनी थी ना, वहाँ पे इन्हें जानी थी, लेकिन एक एम्प्लॉय बनकर, मालिक बनकर नहीं। हालांकि यहाँ पे ये लोग एम्प्लॉय बनकर ही आए थे, लेकिन काफ़ी समय बाद ये लोग अमेरिका आए थे। अमेरिका आने के बाद उस कंपनी के बारे में अब अंदर की बातें भी निकलवानी थी, सब चीज़ सही चल रही है नहीं चल रही है, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी होती है उतनी ही ज़्यादा दुश्मन होते हैं। जितनी ऊंचाई पे चढ़ो उतनी ज़्यादा दुश्मन आपके पीछे पड़े रहते हैं। कंपनी में थोड़ी बहुत गड़बड़ी के बारे में पता चली थी और उसी की जांच करने के लिए अवनी जो है वहाँ जाने वाली थी, लेकिन अनिका को इस हालत में छोड़कर वो कैसे जाएगी। इसीलिए जिया और मोली जो कि इंडिया से आए हुए थे और एक एम्प्लॉय, सीनियर एम्प्लॉय बनकर वो लोग जाते हैं। अवनी सोचती है कि चलो आज ये लोग जा रहे हैं, पता लगा लेंगे, अगर कुछ पता नहीं चला या कुछ गड़बड़ लगी तो वो जाएगी नेक्स्ट टाइम या कल। यही सोचते हुए वो अनिका की तरफ देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ सिया और अवी गंगा घाट के किनारे खड़े थे। सामने 5 पंडित थे और जो अस्थिया विसर्जन का जो परंपरा होती है, जो की जाती है, वो करने की तैयारियां चल रही थी। सिया उनकी एक लौती बेटी थी, ना कोई बेटा था और ना ही कुछ और। तो पंडित जी कहते हैं हालांकि ये तो बेटे करते हैं, लेकिन अब उनकी कोई संतान बेटा नहीं है तो उनकी एक बेटी है तो बेटी ही करेगी, अब ऑप्शन नहीं है ना। तो पंडित जी कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप दोनों आगे बढ़कर अस्थियां विसर्जन कीजिए।
कुछ मंत्र वगैरह जो भी होती है विसर्जन के टाइम पे वो करते हैं पंडित जी, और दोनों मिलकर उनकी अस्थियाँ को गंगा जी में विसर्जित कर देते हैं। सिया की आंखों में आंसू थे। आंसू भरी आंखों से वो जो राख थी जो गंगा में मिल रही थी, बहती हुई जा रही थी, बस उसी को देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके माता पिता सामने खड़े हों और स्माइल करते हुए सिया को देखे जा रहे हों। सिया की आंखों में आंसू और चेहरे पे हल्की सी स्माइल नजर आ रही थी। कहते हैं ना कि सामने वो बस उनका अक्ष, यानी कि वो अपनी सोच, अपनी समझ को सामने देख पा रही थी। उसकी सोच में उसके माता पिता दिख रहे थे, हालांकि रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है। सिया आंखों भरी आंसू से एक ही जगह पर देख रही थी। अभी का ध्यान जब सिया पे जाता है तो उसको कंधे से पकड़ती है और पकड़ने के बाद कहती है, सिया ठीक हो? सिया हाँ में चिल्लाती है और कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। पंडित जी कहते हैं कि आप लोग आ जाइए। तो वो लोग गंगा जी से, मतलब सीढ़ियों के पास जो खड़े थे, वो लोग बाहर आते हैं। आने के बाद कुछ देर पंडित जी से बातें वगैरह होती हैं और फिर कुछ पंडितों को बुलाकर वहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें खाने पीने की व्यवस्था की गई थी, जो कि भोज वगैरह कराई जाती है ना। तो अभी ने सारी इंतजाम कर लिए थे ऑलरेडी, तो वहाँ पे खिलाई जाती है। और साथ ही साथ वहाँ पे जो मंदिरों में जो भिखारी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो मंदिरों के बाहर बैठे रहते हैं, उन सबको बुलाकर खिलाया जाता है उसके माता पिता के नाम की भोजन। ये सारी चीज़ें करते करते लगभग 2 घंटे निकल जाते हैं, 2 घंटे से ज़्यादा ही हो जाते हैं। उसके बाद सिया और रवि मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद महापंडित से मिलते हैं। महापंडित से जब मिलते हैं ना, तो वहाँ पे जो महापंडित थे वो सिया को देखते हैं और रवि को देखते हैं, बड़ी गौर से देखते हैं। और वो कहते हैं, बेटा अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो क्या आप अपना हाथ हमें दिखा सकते हैं? रवि और सिया दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक एक करके अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही पंडित जी ने सिया की हाथ को देखते हैं ना, बहुत गौर से देखते हैं और देखने के बाद स्माइल करते हुए कहते हैं, आप लोग यहाँ पे अपने माता पिता की अंतिम यात्रा को पूरी करने के लिए आए थे, राइट? तो अभी और सिया हमें से लाते हैं, आपके मन में एक मन्नत है, एक मुराद है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए भी भगवान से आपने दुआ की है। अभी और सिया एक दूसरे को देखते हैं और हाँ में सिलाते हैं। ऊपर वाले ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। आपकी दुआ को आशीर्वाद के रूप में आने वाले टाइम में आपको ज़रूर मिलेंगे। ये सुनते ही सिया थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और पंडित जी की तरफ देखते हुए कहती है, पंडित जी आप कहना क्या चाहते हैं? आप लोग यहाँ पे क्यों आए थे? सिया कहती है, अपने माता पिता की अस्थियां विसर्जन करने के लिए और साथ ही साथ एक संतान की सुख के लिए प्रार्थना करने। पंडित जी कहते हैं, संतान सुख तो आपको मिलेगा ही, लेकिन कहते हैं ना ऊपर वाला जब देते हैं तो चप्पर फाड़ के देते हैं। मतलब कहने का ये है कि आपको एक नहीं 2 संतान होंगे। आपकी भाग्य रेखा बता रही है कि आपके जीवन में बहुत जल्द 2 बच्चों का आगमन होने वाला है। ये सुनते ही दोनों जो एक दूसरे को देखने लगते हैं। हालांकि ये थोड़ी सी कन्फ्यूज़न था कि पंडित जी के बोले हुए शब्द सही भी होंगे या नहीं, क्योंकि आज के टाइम में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे कि होता नहीं है कि आजकल के जो लोग होते हैं ना, अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे रखते हैं और ये तंत्र मंत्र पंडित की बातें वगैरह ये सब जो है ना, वो लोग बहुत कम ध्यान देते हैं इन चीज़ों पर, बहुत कम। जब तक वो सच नहीं हो जाती ना चीज़ें, तब तक वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी के मन में भी ये चीज़ थी कि क्या बोल रहे हैं, कुछ भी दान दक्षिणा के लिए बोल रहे होंगे, तो वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती है। लेकिन सिया बहुत गौर से उनकी बातें सुनती है। ये सुनते वक्त उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी और कहती है, क्या आप सच बोल रहे हैं? तो पंडित जी बताते हैं कि हाँ हम सच बोल रहे हैं। अच्छा, सब ठीक होगा ना? तो पंडित जी कहते हैं, आपका भाग्य रेखा बता रहा है कि आपका आने वाला समय बहुत ही सुख और शांति से गुजरने वाला है। आपके जो बच्चे होंगे ना, वो बहुत बड़े और
बहुत बड़े इंसान बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, सच्चे इंसान बनेंगे और साथ ही साथ बहुत नाम कमाएंगे। हाँ, लेकिन आपको उन पे ज़्यादा ध्यान देनी होगी। अभी जो है उनकी बातें सुनती है और सुनते हुए कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं, थोड़ा क्लियर बताएंगे? तो पंडित जी कहते हैं कि सभी बातें बताने के लिए नहीं होती है, कुछ वक्त के लिए भी छोड़ दी जाती है। खैर, आप ज़रा अपना हाथ दिखाइए। अभी कहती है, रहने दीजिए ना, हमारा देखे या इनका देखे, बात तो एक ही है ना। तो पंडित जी कहते हैं, नहीं, बात एक ही नहीं है, कनेक्शन जोड़ना वो अलग बात होती है, लेकिन दोनों का भाग्य एक साथ होते हुए भी कुछ अलग भी होती है। आप ज़रा दिखाइए, हम बताते हैं। ये बोलकर पंडित जी अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो अभी सिया की तरफ देखती है और सिया जो है अभी का हाथ पकड़कर पंडित जी के हाथ में दे देती है। पंडित जी बड़ी गौर से अभी के हाथों को देखते हैं। अभी के हाथ बहुत देर तक देखते हैं, लगभग वो 2 से 3 मिनट तक उसके हाथ को देखते हैं और देखने के बाद उनके माथे पे हल्की सी लकीर आ जाती है। ये देखकर सिया थोड़ी सी घबरा जाती है और कहती है, क्या हुआ, सब ठीक है ना? पंडित जी सिया की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हाँ सब ठीक तो है, लेकिन शब्द पर वो रुक जाते हैं। सिया कहती है, लेकिन क्या क्या पंडित जी, सब ठीक है ना? इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो पंडित जी कहते हैं, क्या ये मौत के मुंह से बाहर आ चुके हैं क्या इससे पहले, अभी लगभग 3 साल पहले? तो सिया हामी से लाती है और कहती है, हाँ 3 साल पहले ही नहीं, 5 साल पहले भी एक बार ये मौत के मुंह से बाहर आ चुके हैं, और 3 साल पहले भी। हाँ, और इनके भाग्य में तीसरी बार मौत लिखी हुई है। ये सुनते ही सिया घबरा सी जाती है और कहती है, तीसरी बार? हाँ तीसरी बार। देखिए यहाँ पे उसके हाथों में एक जगह पे 3 रेखा दिखाई दे रही थी, जहाँ पे 2 रेखा बहुत क्लियर थी और जो तीसरा रेखा थी वो हल्की धुंधली थी। ये देखकर पंडित जी बताते हैं, ये जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा है जो 3 जगह पे कटी हुई है। एक जगह पे हल्की हल्की है, यानी कि ज़िंदगी, मौत के बाद ज़िंदगी, और ये जो तीसरी रेखा है वो धुंधली है। देख लीजिए यहाँ पे वो साफ क्लियर नहीं है, कट गई है पूरी तरह से। कह सकते हैं कि जब इनकी तीसरा हादसा, जो कि आज से लगभग 2 महीने बाद होने वाली है, 2 महीने बाद एक हादसा होगी जिसमें इनकी जान जाने की पूरी संभावना है। ये सुनते ही सिया घबरा जाती है और वो अभी की हाथ पकड़ लेती है। अभी सिया की तरफ देखती है और पंडित से कहती है, क्या बोल रहे हो आप? क्या हाथ की लकीरें में किसी की मौत का रेखा रहती है? अगर है भी 2 महीने बहुत होते हैं, मैं खुद की सुरक्षा देख लूँगी। ये बोलकर वो सिया का हाथ पकड़ के ले जाने लगती है। सिया कहती है, रुके रुके, पापा पंडित जी आप कुछ कह रहे थे? देखिए आप कुछ कह रहे थे ना, आप प्लीज़ क्लियर बताइए ना। तो पंडित जी कहते हैं, देखिए इनके दुश्मन बहुत हैं, इनकी रेखा बता रही है, इनकी जीवन रेखा, इनका भाग्य बता रहा है कि इनके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, इनकी ज़िंदगी के पीछे पड़े हुए हैं। भले ही इनकी मौत लिखी हुई है, लेकिन कारण आप बनेंगे, आपसे जुड़े लोग बनेंगे। वो सिया की तरफ देखते हुए कहते हैं। सिया जब ये सुनती है तो वो थोड़ी सी चौंक जाती है। मैं कैसे? पंडित जी उसको देखते हैं और देखते हुए कहते हैं, घबराइए मत। कहते हैं ना, जब सावित्री ने अपने जीवन साथी की प्राण अब ईश्वर से वापस ला सकती है, तो वो काम आप भी कर सकती हैं। बस धैर्य रखिए और अपना विश्वास ऊपर वाले पर बनाए रखिए। जीवन में घटनाएं आती जाती रहती हैं, जितने बड़े लोग होते हैं उतने ज़्यादा दुश्मन, तो जाहिर सी बात है, बस खतरे थोड़े ज़्यादा हैं। अगर थोड़ी सी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। सिया हामी से लाती है और कहती है, पंडित जी अगर कुछ और किया जा सके तो पंडित जी कहते हैं, नहीं कुछ किया नहीं जा सकता है। ऊपर वाले ने जो लिख रखा है वो तो हर कीमत पे होकर रहेगा, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा, आपकी भावनाएं सच्ची होगी तो ऊपर वाला कुछ भी करने से पहले एक बार ज़रूर सोचेगा। ये बोलते वक्त पंडित जी जो है भगवान के चरणों से
रक्षा सूत्र रक्षा धागा जो है उठाते हैं और उठाकर अभी के हाथ अपने तरफ कहते हैं कि लाइए। अभी मना कर रही थी लेकिन सिया उसका हाथ ज़बरदस्ती पकड़कर आगे कर देती है और पंडित जी उसके हाथों में 7 गांठें बांध देते हैं वो धागे लपेटने के बाद। और वो कहते हैं कुछ भी क्यों ना हो जाए इसे आप अपने हाथों से मत हटाइएगा। जीवन में जो होना था जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन हम उसे टालने की कोशिश कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से जो कर सकते थे, जो कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जो भाग्य लिखा हुआ है वो बस ऊपर वाला ही बदल सकता है। सिया हाँ में सिर लाती है। पंडित जी वो सूत्र जो है सिया के हाथों में भी बांधते हैं और कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा ऊपर वाले पर बनाए रखना और अपने जीवन साथी का ढाल बनना। कुछ भी हो जाए कमज़ोर नहीं पड़ना है। ना आपने पहले कमज़ोर पड़ा था और ना ही आगे आपको पड़नी है, क्योंकि आपकी ताकत ही इनकी जान बचा सकती है। कहने का मतलब है कि अपने जीवन साथी का ताकत बननी है, कमज़ोरी नहीं। अब ये शब्द पंडित जी ने क्यों इस्तेमाल किया है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। सिया अंदर ही अंदर काफ़ी टेंशन में आ चुकी थी। वो अभी को खोने का रिस्क कभी नहीं ले सकती थी। पहले ही वो लोग कई बार अलग हो चुके थे, कई बार जीवन में कई उतार चढ़ाव उन्होंने देखा था, तब जाकर वो लोग यहाँ तक पहुँचे थे। और फाइनली जब उनके जीवन में सुख आया तो ये क्या था, पंडित जी का कहने का क्या मतलब था। ये सारी बातें सिया के दिमाग में चल रही थी और अभी उसकी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रही थी, उसकी भावनाओं को समझ रही थी, लेकिन कर क्या सकती थी समझाने के अलावा। और अब जब सिया के दिमाग में ये सारी बातें घुस चुकी हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है समझाने का। बात अब उसकी लाइफ से जुड़ी हुई है, अभी ये चीज़ बहुत अच्छे से जानती थी। अभी सिया का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगती है, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। सिया जब देखती है कि अभी का फ़ोन रिंग कर रहा है तो कहती है आप बात कर लीजिए। अभी हाँ में सिलाती है और मोबाइल लेकर साइड में चली जाती है। वही सिया पंडित जी के पास जाती है और उनसे थोड़ी देर और बातें करती है। पंडित जी कुछ चीज़ें मंदिर से उठाकर सिया को देते हैं और उसके सिर पे हाथ रखते हैं और कुछ आशीर्वाद देते हैं, जो कि वो पंडित जी और सिया के बीच की बातें थी। उसके बाद जो है सिया उन सारे सामान को अपने पास रखती है, भगवान को झुककर प्रणाम करती है। उसके बाद पंडित जी के पैर छूती है, उनसे आशीर्वाद लेती है और कहती है पंडित जी मैं जल्दी आपसे मिलूँगी। पंडित जी जो है हाँ में सिर लाते हैं और कहते हैं हम एक जगह पे नहीं रहते, आज यहाँ कल वहाँ। अगर हमारा दोबारा मिलना लिखा हुआ होगा तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हम कहीं पर भी मिल सकते हैं। सिया हाँ में सिर लाती है और कहती है ठीक है, अगर आप नहीं आ पाए या हम आपसे नहीं मिल पाए तो मैं यहाँ पे एक बार और ज़रूर आऊँगी। पंडित जी हाँ में सिर लाते हैं। ठीक है, याद रखना बेटा, जीवन साथी की ताकत बननी है, ना कि कमज़ोरी। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अपना श्रद्धा, अपनी भावनाएं ऊपर वाले पर हमेशा बनाए रखनी है। सिया हाँ में सिर लाती है। सिया जो है मंदिर से बाहर आती है तो देखती है कि अभी एक साइड में खड़ी होकर फ़ोन पर बातें कर रही थी। उसके चेहरे पे थोड़ी सीरियस एक्सप्रेशन थे। सिया उसके पास जाने लगती है, तभी उसके कानों में अभी की बातें आती हैं और वो कहती है पता करो कौन है वो लोग, याद रहे कोई भी हो किसी को छोड़ने नहीं है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं इस बार अपनी फैमिली को किसी भी रिस्क में नहीं डालना चाहती, किसी भी नहीं। अगर किसी को मेरी आइडेंटिटी पता चल गई है तो उसे यहाँ से भेजनी होगी, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करनी पड़े। याद रहे ढूंढो उसे, हर कोने में ढूंढो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चला जाए। अभी की बातें सुनकर सिया थोड़ी घबरा जाती है और मन में कहती है क्या हो गया है अब, क्या कुछ और भी होने वाला है या हो गया है, क्या पंडित जी ने जो बोला वो क्या वो सच हो सकता है। अब उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलने लगती हैं। वो कहते हैं ना, जब
बात अपने प्यार की आती है ना, तो भले ही फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, विश्वास हो या ना हो पंडित जी की बातों पर, लेकिन बात अपनी मोहब्बत की है, तो जाहिर सी बात है दिमाग कंट्रोल से बाहर हो जाता है और दिल मानने को तैयार नहीं होता है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो उसके बर्दाश्त से बाहर हो। क्योंकि सिया सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अभी का खोने का जो डर उसके मन में अब बैठने लगा था, वो कभी नहीं। उसके माता पिता के जाने के बाद एक यही फैमिली और उसका लाइफ पार्टनर तो बचा था ना, और ये चीज़ वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो सिया जो है अभी को नहीं खोना चाहती थी किसी भी हालत में नहीं। ना जाने कल क्या होगा क्या नहीं। अब सिया के दिमाग में ये सारी चीज़ें चलने लगी थी। वो क्या करती है, अपना मोबाइल निकालती है और निकालने के बाद वो मेजर वीर प्रताप को कॉल करती है। याद है ना, वीर प्रताप इसके सीनियर है। जब सिया जो है आर्मी में थी, सीक्रेट एजेंट थी, तो इनके अंडर ही काम किया करती थी। जैसे ही वहाँ पे मेजर जो है कॉल रिसीव करते हैं और कहते हैं क्या बात है, आज हमारी जूनियर ने हमें कॉल किया, सब ठीक तो है? सिया सिया जो है कहती सर, अरे क्या हुआ, इतनी सीरियस लग रही हूँ सर, मैं कुछ पता लगवाना चाहती हूँ, अगर आप मेरी मदद करो तो मेजर कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, क्या मदद करनी है बोलो सर। मैं चाहती हूँ कि क्या जानना चाहती हूँ कि क्या यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जो कपूर फैमिली या एके के ऊपर कोई भी खतरा वगैरह कुछ। मेजर कुछ देर सोचते हैं और कहते हैं नहीं ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये जो ट्रेन हादसे हुए थे ना और बम ब्लास्ट, हाँ उनमें से कुछ लोग अभी तक पकड़े नहीं गए और उनकी तलाशी चल रही है। हालांकि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अभी ने एक करण जिंदल, राइट, हाँ हाँ करण जिंदल, आपको किस मालूम इस बारे में? तो मेजर बताते हैं कि हाँ वो अभी ने उसकी बॉडी जो है मेडिकल को दान कर दिया था। क्या, ये कैसे हो सकता है? लेकिन वहाँ तो ब्लास्ट हुए थे ना। तो ये सुनते ही जो मेजर हैं वो कहते हैं जी हाँ ब्लास्ट हुए थे, उस बंगले को ब्लास्ट किया गया था और वहाँ से जुड़े सारे सबूत मिटाए गए थे ताकि वो कपूर फैमिली तक कोई भी खबर उड़ती हुई ना पहुँच जाए। लेकिन जो करण जिंदल की बॉडी थी उसको सीक्रेट तरीके से हमारे आर्मी हॉस्पिटल में भेज दिए गए थे ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। ये सुनते ही सिया की आंखें बड़ी हो जाती है। क्या क्या मतलब ये कि करण जिंदल कोई आम इंसान तो था नहीं, माफिया से जुड़ा हुआ था और उन 5 लीडरों में से एक था। समझ रही हो ना, वो कोई आम इंसान नहीं था। जब उस पर उसकी पोस्टमार्टम की गई थी तो उसकी बॉडी से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 चिप निकले थे और काफ़ी सीक्रेट तरीके से उसको रखी गई थी और उसमें कई सारे सीक्रेट फाइल्स, अभी तो 3 चिप खुले भी नहीं, उसमें पासवर्ड लगे हुए हैं। मिस कपूर ने कहा है कि जब वो लौटेंगी तो उसको देखेंगी, क्योंकि हमने बहुत ट्राई किया खोलने की और हम उस पर ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा दबाव दिया या फोर्सफुली कुछ भी करने की या गलत पासवर्ड डालने की कोशिश की तो वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। क्योंकि एक चिप में जब हमने गलत पासवर्ड डाला ना तो वो चिप अपने आप आवाज़ें करने लगी थी। सिया कहती है ये कैसे हो सकता है, एक चिप के इस तरह की सिस्टम। तो मेजर बताते हैं कि ये कोई नॉर्मल नहीं है, काफ़ी एडवांस है, हमने भी पहली बार देखा है इसे। खैर तुम क्यों ये पता लगवाना चाहती हो? पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। आप ज़रा ट्राई कीजिए ना, कोशिश कीजिए ना पता करने के लिए, अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो बताइएगा। तो मेजर कहते हैं सिया तुम हमसे क्यों बोल रही हो, चलो ठीक है हम पता करवा लेंगे, लेकिन तुम्हारे पास इतनी बड़ी आर्मी है, शक्ति संगठन है, तुम उनसे भी तो बोल सकती हो ना। तो सिया कहती है कि ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। आप भी अच्छे से जानते हैं कि ये कपूर फैमिली के अंडर, खास करके अभी कपूर इन्हें कंट्रोल करती है। अगर मैं कुछ भी बोलूँ तो इन तक खबर पहुंच जाएगी और मैं नहीं चाहती कि इनको पता चले। मैं इनको बिना बताए पता लगवाना चाहती हूँ। तो मेजर कहते हैं वो ये बात है, अच्छा चलो ठीक है मैं पता लगवाता हूँ, तुम चिंता मत करो, ठीक है जी। और फिर वो फ़ोन कट कर देती है। अभी की तरफ देखती है तो अभी जो है अभी बातें कर ही रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उसका भी कॉल कट हो जाता है और वो पीछे पलटती है और अब सिया को देखती है, तुम आ गई, हाँ चलें।
सिया हाँ में चिल्लाती है। सभी जो है वो दोनों जो है मंदिर से बाहर आते हैं सीढ़ियों से। बाहर आने के बाद जो है पहले वो एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे वो लोग थोड़ी बहुत चीज़ें खाते हैं, क्योंकि वो लोग कुछ खाया नहीं था, नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया था, मंदिर आए थे तो। खाने के बाद अभी कहती है कि अब हमें निकलना चाहिए, तो सिया कहती है कि हम कुछ देर और नहीं रुक सकते। अभी कहती है हाँ रुक तो सकते हैं, लेकिन जानी बहुत ज़रूरी है, हम फिर आ जाएंगे ना जब तुम कहोगी। सिया कहती है कब निकलनी है? 1 घंटे बाद। 1 घंटे, ठीक है। दोनों जो है थोड़ी बहुत चीज़ें खाने के बाद वो लोग अपने जहाँ पे रुके थे वहाँ पे जाते हैं, जाकर सामान वगैरह समेटते हैं, और समेटने के बाद अभी कहती है सिया से, सिया तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं तुमसे वादा करती हूँ इस ज़िंदगी में मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी, चाहे ऊपर वाला कितना भी कोशिश करे फिर भी। सिया उसके सीने से लग जाती है और कहती है आप क्या बोल रहे हो? ऊपर वाला इस दुनिया बनाया है, इंसान बनाया है, और उसी का कंट्रोल है यहाँ पे, आप क्या कर सकते हो? लेकिन हाँ मैं आपको जाने नहीं दूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करनी पड़े। कुछ भी का मतलब कुछ भी। अभी जो है उसको टाइट कर लेती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है, सिया की भावनाओं को समझ सकती थी। खैर कुछ देर बाद वो लोग वहाँ एक दूसरे को हक किए हुए खड़े थे, उसके बाद निकल जाते हैं वहाँ से। ये लोग मुंबई के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में मौली और जिया अपनी हिडन आइडेंटिटी को छुपाते हुए, यानी कि अपनी जिया और मौली की आइडेंटिटी को छुपाते हुए एक सीनियर मैनेजमेंट टीम से न्यू आइडेंटिटी लेकर इंडिया से वो लोग अमेरिका वाले कंपनी में जाते हैं। मतलब कहते हैं कि हम इंडिया से आए हुए हैं, अपनी आईडी कार्ड दिखाते हैं, जो कि सीनियर किसी और सीनियर मैनेजमेंट टीम का हिस्सा था। कार्ड दिखाने के बाद वो कंपनी में दाखिल होते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं, नोटिस करते हैं, हर एक चीज़ चेक करते हैं, सब कुछ, कितने प्रोजेक्ट हुए थे, किस तरह से चले, कितनी प्रॉफिट कितनी लॉस, हर एक चीज़ बहुत ही बारीकी से चेक करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन वहाँ पे इतनी आसान चीज़ें नहीं थी। वहाँ पे काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ थे हर एक चीज़ में टांग अड़ा रहे थे। जब भी वो कुछ फोकस करके चेक करने की कोशिश करते ना, तो बस वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसे शब्द बोल रहे थे, ऐसे टॉपिक बोल रहे थे कि इनका ध्यान भटक जा रहा था। और कहीं ना कहीं जिया इस चीज़ को समझने लगी थी कि यहाँ पे ये हमारी जांच को रोकने की कोशिश की जा रही थी, हमारा ध्यान भटकाया जा रहा है। मौली और जिया वहाँ से बातें ख़त्म करने के बाद सीईओ के केबिन में जाते हैं। वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि केबिन काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बड़ी भी। ये किसी और की नहीं बल्कि अभी कपूर की केबिन थी, क्योंकि यहाँ का जो ब्रांच था वो मैनेजर संभालता था, और मैनेजर भी इनके पीछे पीछे आ चुका था। वो आता है तो कहता है मैम कुछ चाहिए, चाय कॉफ़ी वगैरह, मतलब कुछ भी। तो जिया कहती है नहीं ये बताओ यहाँ पे सब कैसा चल रहा है। तो मैनेजर बताता है कि मैम सब सही चल रहा है, पिछले 3 साल से बॉस यहाँ पर एक बार भी विजिट नहीं किए हैं, नहीं तो पहले साल में 2-3 बार तो ज़रूर आ जाया करते थे। तो जिया कहती है हाँ उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, तो इसी वजह से वो नहीं आ पाए, लेकिन अब वो आएंगे, बिल्कुल ठीक है वो। ये सुनते ही मैनेजर के माथे पर पसीने आ जाते हैं, और खुद की हैंकी जेब से निकाल कर माथा साफ करते हुए कहता है कि क्या क्या सच में? मौली उसकी हर हरकतों को नोटिस कर रही थी। जिया कहती है हाँ कल की मीटिंग की तैयारी करो, याद रहे कल जो मीटिंग में आने वाले हैं ना हमसे भी सीनियर है, याद रहे कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तुम्हारी जॉब भी जा सकती है, और शायद तुम भूल रहे हो कि कपूर क्या क्या कर सकते हैं। अगर उन्हें कानों कान खबर लग गया कि तुमने कुछ भी गड़बड़ किया है तो याद रखना तुम जान से भी जा सकते हो। जिया उसको पूरी तरह से डराने में कामयाब हो जाती है। मैनेजर सिर झुकाते हुए हमें सिर लाता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद मौली कहती है मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हाँ मुझे भी लगता है। खैर हमने तो कोशिश किया था, लेकिन इन लोगों ने हमेशा हमें कुछ ना कुछ बोलकर डाइवर्ट कर दिया, टॉपिक चेंज हो गया। वो तुरंत अपना मोबाइल निकालती है और अवनी को कॉल करती है। वहीं दूसरी तरफ अवनी, जो कि
सोफे पर बैठी हुई थी और अपनी प्यारी सी वाइफ को सोते हुए देख रही थी। वो अपना फ़ोन रिसीव करती है और कहती है, हाँ जिया जो है यहाँ पे जो कुछ भी हुआ ना सारी बातें बताती है। तो अवनी कहती है, ठीक है तुम लोगों ने जो भी किया अच्छा किया, कल मिलते हैं, आ जाओ तुम लोग। ठीक है मैम। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देते हैं। कुछ देर बाद जिया और मौली कंपनी से बाहर निकल जाते हैं। यहीं होटल रूम में अवनी अनिका को देख रही थी और अनिका सो रही थी। इस वक्त अब लगभग 6:30 होने वाले थे। अनिका लग रहा था जैसे कि अब वो उठने वाली है। अवनी जब ये देखती है तो सोफे पर वो लेट जाती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है। अवनी जानना चाहती थी कि अनिका जब होश में आएगी तो क्या उसको सारी बातें याद रहेंगी, क्या उसने जो किया था क्या उसे याद है या भूल चुकी है। अगर याद है तो उसका क्या रिएक्शन होगा। यही सब अवनी के दिमाग में चल रहा था। करीबन 5 मिनट बाद अनिका फाइनली अपनी आंखें खोलती है और जैसे ही वो उठकर बैठती है वैसे ही वो अपना हाथ जो है सिर पे रख लेती है। बहुत तेज़ दर्द हो रहा था उसके सिर में। वो अपनी आंखें बंद करते हुए अपना सिर पकड़ते हुए कहती, आह मेरा सर इतना क्यों दर्द दे रहा है, जैसे मानो फट जाएगा। अनिका जब ये करती है ना, अवनी का तो मन था कि उठकर बैठ जाए, जाकर उसको देखे, लेकिन फिर सोचती है नहीं, पहले इसका रिएक्शन देखना बहुत ज़रूरी है। यही सोचते हुए वो खुद को शांत रखती है। वही अनिका कुछ देर तो अपने सिर को पकड़े रहती है। तभी उसकी नज़रों के सामने कुछ फ्लैशबैक आते हैं। जैसे रेस्टोरेंट में उसने ड्रिंक किया था, अवनी पीने वाली थी, वो खुद पी लेती है। उसके बाद वहाँ पे जो जो चीज़ें हुई थी धीरे धीरे करके उसको याद आने लगती है। उसके बाद अवनी को उसको टांग कर गाड़ी में बैठाना और फिर होटल आने के बाद फिर उसका ज़िद करना, अवनी को फिर उसे गोद में उठाना, होटल रूम में लेकर आना, उसको बेड पे लेटाना, अवनी को उसे किस करना, ये सारी चीज़ें एक एक करके उसको याद आने लगती है। हालांकि नॉर्मली ड्रिंक करने वाले लोगों को बहुत कम चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन वो क्या है ना, अनिका भी ड्रिंक करती थी लेकिन एक लिमिट में। और कल वाली जो थी ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हालांकि जो ग्लास होती है वो पूरी तरह से फुल तो होती नहीं है, हाफ से भी शायद हाफ होती है, तो उतने में कह सकते हैं 4-5 घूंट ही उसने पिया था, उसके बाद भी उसको इतनी चढ़ गई थी। तो इससे पता चलता है कि वो ड्रिंक कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन फिर भी अनिका की याददाश्त गई नहीं थी, वो सब कुछ उसको याद थी। अनिका जब ये सारी बातें याद आती हैं तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नज़रें पड़ती हैं सोफे पर जहाँ पे अवनी सो रही थी। ये देखकर वो अवनी को देखने लगती है। अवनी जिसका हाफ चेहरा इधर नज़र आ रहा था, हाफ, क्योंकि वो सीधी होकर सोई थी। अनिका अनिका जो है कब से उसे देखे जा रही थी। देखते हुए उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो धीरे से अपने बेड से खड़ी होती है और जैसे ही वो खड़ी होती है ना तो खुद को देखती है। वो इस वक्त एक लॉन्ग टी शर्ट में थी। ऐसे उसको शर्म भी आ रही थी। वो कभी भी इस तरह से किसी के सामने नहीं गई थी। ये फर्स्ट टाइम था जब अपने होशो हवास में वो एक टी शर्ट में अपने पार्टनर के साथ थी। नहीं तो बस अकेले जब रूम में रहती थी सोने टाइम में, नाइट में, या फिर अकेले रहेगी तभी मन करेगा तो एक टी शर्ट पहन के रहेगी या कुछ और। लेकिन धीरे धीरे वो अवनी के पास जाती है। अवनी के पास जाती है और जाकर सोफे के जस्ट बगल में खड़ी हो जाती है और एक टक अवनी को देखने लगती है। अवनी के चेहरे पे थोड़े से बाल आए हुए थे उसके फोrehead से होते हुए। अनिका धीरे धीरे अपना हाथ अवनी के चेहरे पर ले जाती है और धीरे से अपनी उंगलियों से उसके बालों को साइड करती है और उसको देखते हुए धीरे से कहती है, आई एम सॉरी। बीते हुए कल में मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं एक अच्छी वाइफ बन के दिखाऊंगी, एक अच्छी लाइफ पार्टनर। कल जो कुछ भी हुआ, मैंने जो कुछ भी किया या तुमने जो कुछ भी किया, मुझे सब कुछ याद है।
मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस अपने रिश्ते में एक कदम आगे बढ़ना चाहती हूँ। ये भूल कर वो झुकती और झुक कर अवनी के फोrehead पे किस कर लेती है और वहाँ से वॉशरूम की तरफ चली जाती है। हाँ, जैसे ही वो जाती है वैसे ही अवनी की आंखें खुलती है। उसके चेहरे पर बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है। लो भाई, फाइनली कुछ कुछ होने लगा है अनिका के दिल में। जानेंगे आगे क्या क्या होगा और कैसे होगा, सब कुछ जानेंगे। सो गाइस, मिलते हैं अगले पार्ट में। और स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, आप लोग बहुत कंजूस हो यार, स्टोरी तो सुनते हो, कमेंट करना भूल जाते हो। ये जानबूझ कर नहीं करते हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। खैर, अब आपको फोर्स तो कर नहीं सकते, आपकी मर्जी, करो या ना करो। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में।